तो हेलो दोस्तों, आपका जीके टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को। और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं क्योंकि हर एक वर्ड को अच्छे से रिवीजन मोड पे लेकर चलूंगा। आपको शांति से सिर्फ सुनना है। 2 से 3 बार आप लोगों को सुन लेंगे तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अनुसूचियां क्या हैं? महत्वपूर्ण विषयों को संविधान में अलग से व्यवस्थित रूप से रखने का तरीका हमारा अनुसूचियां कहलाती हैं। ठीक है। संविधान लागू होते समय हमारी अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो हम इन 12 अनुसूचियों को हम अलग अलग पॉइंट से समझेंगे। पहले अनुसूची, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। राज्यों की कुल संख्या और उनकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। किसी नए राज्य के निर्माण या सीमा बदलने पर इसी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो अगर हम बात करें पहली अनुसूची में सीधे सीधे वर्ड में, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पहली अनुसूची में हम लोग पुट करते हैं। ठीक है। राज्यों की कुल जनसंख्या या राज्यों की कुल संख्या और उनकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। मतलब राज्य में जितने राज्य हैं उनकी संख्या और वो कितने सीमा में राज्य फैला हुआ है, ये हम पहली अनुसूची में पुट करते हैं। ठीक है। किसी नए राज्य के निर्माण या सीमा बदलने पर इसी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। कोई राज्य है, उसको काट के एक नया राज्य बनाया जाए। ठीक है। वो एक सीमा में बदलने का कारण होता है। जब तुम एक नया राज्य बनाओगे तो एक कारण बन जाएगा, फिर वहां पर उसका एक नाम तुम रखोगे। ठीक, उसी को हम संशोधन कहते हैं। और हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची में, तो महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन दूसरी अनुसूची में। अगर सीधे वर्ड में बात करे जाए तो वेतन और भत्ते हमारे आते हैं दूसरी अनुसूची में, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का विवरण शामिल है। ये राष्ट्रपति का वेतन है, उपराष्ट्रपति का वेतन है, जो राज्यपाल का वेतन है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है, न्यायाधीशों की वेतन है। तो ये सारे वेतन और भत्ते हमारे दूसरी अनुसूची में आते हैं। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। यहाँ पर पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होता है। जब राष्ट्रपति बनता है तो शपथ लेता है। वो किस अनुसूची में है? वो तीसरी अनुसूची में आपको शपथ लेना पड़ेगा। ठीक है। संसद, विधेयक और न्यायालयों के न्यायाधीश भी इससे शामिल है। ये लोग भी शपथ लेते हैं। तो अगर हम दूसरी और तीसरी में कंफ्यूजन की बात करें तो पहले आपको पैसा मिलता है, यानी कि वेतन भत्ते, तो आपको दूसरी मिलेगा। तीसरी में आपको शपथ लेना पड़ेगा। पहले आप पैसा लोगे, फिर उसके बाद शपथ लोगे। ये ट्रिक है, क्योंकि आप भूलोगे नहीं। अब दूसरी हमारी कब आएगी? उसमें वेतन भत्ते हैं जो कि पहले आएगा। तीसरी हमारी बाद में आएगी, जब हम पैसा ले चुके होंगे तब हम खाएंगे कसम कि हम प्रण लेते हैं कि हम निष्ठा से अपना काम करेंगे। यही हमारा आता है दूसरी अनुसूची में। तो रीजन मोड पे लेते हैं। पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित तीसरी अनुसूची है। ठीक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होता है और ये लोग शपथ लेते हैं जब इनका चुनाव होने के बाद रिजल्ट आता है, जब ये गद्दी पर बैठते हैं। संसद, विधेयक और न्यायालयों के न्यायाधीश भी इसमें शामिल हैं और ये लोग भी शपथ लेते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी आप लोगों को लग रही है। अगर आप लोग पहले से इसको पढ़ के रखे हैं तो कमेंट में उत्तर दीजिएगा मेरे बोलने से पहले। तो हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। अब हम आते हैं चौथी अनुसूची में। यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का विवरण और आवंटन है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। यह निर्धारित करती है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। तो चौथी अनुसूची हमारी क्या बताती है? राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके बारे में बताती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच राज्यसभा सीटों का बंटवारा, कितनी राज्य में सीटें जाएंगी, कितनी केंद्र में सीटें जाएंगी, ये हमारी चौथी अनुसूची के अंतर्गत चीजें बताई जाती हैं। ठीक है। यह निर्धारित करती है किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम यही बात करते हैं और समझते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की, जहां पर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है।
उचित प्रशासन के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो हम सीधे सीधे वर्ड में बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST जो कास्ट है वो यहाँ पर पुट किया जाता है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। ठीक, और यहाँ पर आदिवासियों की सुरक्षा, जो आदिवासियों की सुरक्षा होती है हमारी 5वीं अनुसूची में होती है। ठीक है, उचित प्रशासन के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगर पूछा जाए राज्यपाल को विशेष शक्तियां किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, तो वो हमारी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं 6वीं अनुसूची। यहाँ पर हम बात करते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। यानी कि ये जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में स्वतः जिले परिषदों की व्यवस्था है। जनजाति संस्कृति परंपराओं की रक्षा और स्वशासन को बढ़ावा। ये 2 नीचे जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वेरी इंपॉर्टेंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पहला पॉइंट। अगर इसको हम ट्रिक से याद करें AM A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, ये 4 राज्य पूछ ले जाते हैं। आपको 3 ऑप्शन रखेगा, एक आपको अलग से रख देगा कि बताइए इसमें से कौन सा इसमें से 6वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपको वैसे ही बताना है। AM याद कर लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का स्पष्टीकरण हुआ है। यहाँ पर केंद्र और राज्यों में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, संघ सूची मतलब होता है इसके विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची का मतलब होता है इसके विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिविजन करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का स्पष्टीकरण होता है 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के जहाँ बंटवारे की बात आएगी वो हमारी 7वीं अनुसूची में बात कही जाएगी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों को इंक्लूड किया गया है। हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित विस्तृत सूची है। यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं आती हैं। संविधान लागू होते समय इसमें 14 भाषाएं शामिल थीं। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं, जिसमें से जो नई भाषाएं हैं वो हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, मैथिली आदि शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बात करी जाए कि जो हमारी भाषाएं आती हैं वो हमारी किस अनुसूची में आती है, तो हमारी 8वीं अनुसूची में आती है। अगर बात की जाए संविधान मतलब कि मूल अनुसूची कितनी है, तो 14 भाषाएं आती हैं और प्रेजेंट टाइम अभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब 9वीं सूची जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, जैसे हमने बताया था 8 हमारी मूल अनुसूचियां हैं, प्रेजेंट टाइम 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं अनुसूची आती भूमि सुधार कानून और जमींदार प्रथा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए संबंधित किससे है, ये भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों और जमींदार प्रथा की समाप्ति से संबंधित है। डायरेक्ट याद रखिएगा, भूमि सुधार संबंधित है। ठीक, इस कानूनों को न्यायालय की चुनौती से बचाने का उद्देश्य है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 1951 के द्वारा ये भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1951 मैं खुद पेपर देकर आया हूँ दिल्ली पुलिस का, वहाँ पर ये इंक्लूड था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको जरूर याद रखने का। प्रथम संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जोड़ा गया था। ठीक, 1951 के तहत, 1951 के तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 में बार बार बोल रहा हूँ, इसको बोलना मत। ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार आंदोलन, यानी कि भूमि सुधार कानूनों और जमींदार प्रथा की समाप्ति से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार सिर्फ एक वर्ड रखना, भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। संविधान संशोधन 1951 के तहत, संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको पुट किया गया है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यानी कि दल बदल मत करो तुम, 10वीं नंबर पे आ गए तो दल बदल मत करो। ठीक है,
इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाने पर संसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब दल बदलू जो आदमी होता है ना, उसका पिछला सब कुछ खत्म हो जाता है अगर तुम कहीं और कदम रखोगे। ठीक है, अब आता है 11वीं अनुसूची, जहां पर पंचायत राज व्यवस्था और ग्रामीण स्वशासन को मजबूत बनाने से संबंधित है। पंचायत राज सीधा याद कर लीजिए, 11वीं अनुसूची में आता है पंचायत राज। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के लिए कार्य करने हेतु कुल 28 विषयों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 29 जो है ये मिसिंग है, यहाँ पर आपको 28 विषय याद रखने हैं। ठीक है, हम फिर से रिवीज करते हैं। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में आता है। ठीक, ग्रामीण स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज आया था। सबसे पहले पंचायत कहाँ पे लगी थी तो बताइएगा कमेंट में। 12वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, जिसमें नगर निकाय यानी कि नगर पालिका हमारे 12वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, 12वीं सूची में आता है नगर पालिका। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें अगर 12वीं अनुसूची के विषयों के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके 18 विषय आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नगर पालिका यानी कि शहरों की तरफ मुंह ज्यादा करता है। अहम परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण संशोधन, ये परीक्षा से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1991 में भूमि सुधार था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 दल बदल। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायत राज, जिसमें 28 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, इनको आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है या ऐसे डेट्स होती हैं जो माइंड से बहुत ही जल्दी स्लिप होती हैं। इसलिए जितना रिवीजन करेंगे, जितनी बार वीडियो को प्ले करेंगे और सुनेंगे, कान में आपके बात मेरी बैठेगी। आपको एग्जाम में बैठते के साथ अगर आपका क्वेश्चन सामने आता है तो क्लिक कर जाता है, हाँ बस वही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से विदा लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ। तब तक ले टाटा, गुड बाय।